नमस्कार, महामंत्र के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम, ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनम, मंगलानं च सौभैसिं पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। आराध्य के श्री चरण में भावभीनी वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने कल एक बोल लिया था, उस बोल का नाम था, मेरी आवाज सुनाई आ रही है? Am I audible? ओके, तो हमने जो कल एक बोल लिया था, ओके थैंक यू। हमने जो कल एक बोल लिया था वो था शरीर 5, है ना? तो कल हमने 5 शरीर कौन कौन से होते हैं, शरीर क्या होता है, और इसके बारे में हमने बातचीत की थी। तो कल के ऑडियो से रिकॉर्ड या कल की क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले क्वेश्चन पूछ लो। आवाज थोड़ी खरखर आ रही है। आवाज थोड़ी खरखर आ रही है क्या? ओके, मुझे आ रही है क्या? नहीं आ रही है, एक्चुअली में आ रही है। उनको आ रही है, तो मेरे को लगता है कि या तो आपके नेट का या पता नहीं कोई इशू होगा, या तो बाकी सब लोग म्यूट कर देंगे तो मेरी आवाज अच्छी आएगी, है ना? म्यूट कर देते। सीमा चोपड़ा ये नई मेंबर है, आज आई है पहली बार, कोई बात नहीं। वैसे तो जब से शुरू करो ना तब तो वहीं से शुरुआत है। जहाँ तुम जानो तभी सवेरा है, जहाँ से शुरुआत करो वहीं से तत्व की शुरुआत हो गई, वहीं से हमने जानना शुरू कर दिया, ठीक है ना? बट आई डोंट नो हु सीमा चोपड़ा, मैं शायद जानती नहीं हूँ क्या सबको। सुषमा चौड़िया एडमिट किया मैंने सबको। तो हमारी जय जिनेन्द्र सर, हमारी आज कौन से नंबर की क्लास है, मैं बता सकता है? कौन से नंबर की क्लास है आज? कितनी क्लास हो चुकी है हमारी? आपकी आवाज 9वीं क्लास है। वर्षा भी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि आप म्यूट होके बोल रहे हो। अनम्यूट 8 भी है मेरे। 9 या 8 मेरे को लगता है पिछले हफ्ते में 2 ही हुई थी। हाँ, पिछले सप्ताह में पिछले हफ्ते में 2 ही हुई थी। हाँ बराबर है, उसके पहले 3 क्लास हुई थी, अभी 2 हो गई। हाँ 8वीं या 9वीं क्लास है, राइट? 8वीं है। हाँ, क्योंकि बाकी तो पहले की 2-3 क्लास का सिर्फ मैंने वीडियो नहीं भेजा, बाकी तो मैंने वीडियो भेजा है ना? हमने कल शरीर 5 पढ़ा था। जो भी लोग जुड़े हैं ना, अगर वो सिर्फ क्लास सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने आप का वीडियो ऑन कर लें, ताकि मुझे पता चले कि आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है या आप नहीं समझ में आ रहा। अगर आप खा भी रहे हो तो मैं आपके साथ खाना खाने नहीं आऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, तो इसलिए वो मतलब मेरे को पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ सही में वो समझ में आ रहा है या मुझे कहीं और से शुरुआत करनी है ना? तो अभी हम ने कल शरीर 5 पढ़ा, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ले लो। सबको सब क्लियर है? ओके ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। मेरे को क्वेश्चन ये अपन ने इसमें वो नहीं, हाँ एक मिनट, अपन ने इसमें वो नहीं पढ़ा ना जो महाराज साहब ने बताया था। क्या बताया? कि किसी को 2 आहार लेने पड़ते हैं, किसी को 3 आहार लेने पड़ते हैं। इसमें मैंने आहार के बारे में बताया था, पर ये आहार वाला विषय नहीं था, है ना? मैंने आहार इसलिए बताया था, मैंने आहार का इसलिए बताया क्योंकि वो कहीं से रिलेटेड चीज आई थी। यार हम ये बताना चाह रहे थे कि वैकृत शरीर वाले आहार नहीं करते, वो खाना नहीं खाते, तो मैंने आहार इसलिए बताया था कि सारे ही जीव कम से कम 2 आहार तो करते हैं। वो ओज आहार होता है, वो रोम आहार होता है ना? तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। और फिर भी जो वो बाद में आएगा। यस, आहार वाला जब सब्जेक्ट आएगा ना तो हम आहार वाले को भी हम कंटिन्यू वापस कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पानी आया तो आपने नल का पानी भर के रखा अपने पॉट में, जो भी मटके में, बर्तन में, जिसमें भी भरते हो, उस पानी में कितने शरीर हैं? उस पानी का जो जीव है उसमें शरीर कितने होते हैं? अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो मतलब, या फिर बता दो जो भी बोल रहा है कि कौन
अनंत जी। हाँ नम्रता जी, आप एक अनंत। मिनट रुके, मैं पहले दूसरे से पूछ लेती हूँ। हमारे मटके में जो पानी भरा है और या हमारे इधर जो पानी भरा है, जो हमने नल का आने पे पानी भर के रखते हैं, उस पानी में शरीर कितने होते हैं? जीव की शरीर, जीव कितने होते हैं वो बात एक अलग है, उस पानी में जीव जो है उनमें शरीर कितने होते हैं ये बात एक अलग है ना? ये दोनों तीन होंगे ना? हाँ, कौन कौन से शरीर होंगे? औदारिक, उसमें तेजस। भी औदारिक होगा क्योंकि वो शेप लेगा उस मटके का या जिसमें भी रखा उसका। अच्छा, वो शेप लेगा इसलिए वो औदारिक है क्या? अगर वो मटके में नहीं है, उसको हमने नीचे गिरा दिया, सुनो ना, अगर वो नहीं नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। तो किस लिए? बट ये है कि औदारिक जो भी जीव संसार में है उसको औदारिक जीव जीव है तो औदारिक है ही। यस, इज इट कि मनुष्य और तिर्यक जगत के जीवों में अगर वो जीव ने जन्म लिया है, उसकी पर्याप्ति भले पूरी हुई कि नहीं हो, उसमें औदारिक शरीर होता है, राइट? वो शेप लेगा या नहीं लेगा, ये हमने उसको पानी में गिरा दिया, जमीन पे गिरा दिया तो बह गया, उसे कोई शेप नहीं आया। ठीक है, वो गलत हो गया। औदारिक, तेजस और कार्बन। यस यस, 3 शरीर होंगे, ठीक है। तो जो हमारे घर में वो होती है, क्या बोलते हैं, सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनमें कितने शरीर पाए जाते हैं? तीन ही पाए जाते हैं। अच्छा, हम जब जाते हैं बाहर और हमको मतलब हमारे को ये पता है कि हमारे सब्जियां जितनी, फ्रूट्स जितने भी रखे हुए हैं, उन सब में 3-3 शरीर पाए जाते हैं। मतलब एक एक पर्सनल जीव के हम 3-3 शरीर पकड़ रहे हैं। अभी आपने पूछा था कि जीव कितने हैं, शरीर कितने हैं, तो मैं बता दूं जीव अनंत है। यस, अनंत नहीं होते। एक मिनट, जीव अनंत नहीं होते। साधारण वनस्पति को छोड़ के बाकी किसी में भी जीव अनंत नहीं होते, जीव असंख्य होते, ठीक है ना? तो हमने यस, हमने पानी की एक बूंद ली, ये एक बूंद पानी की गिरी, उसमें असंख्य जीव है और प्रत्येक जीव के अपने 3-3 शरीर होते हैं। इसलिए हमने पहले जीव को समझने का प्रयास किया, अब हम उसके शरीर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम शरीर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है ना, तो हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। वैसे ही हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं, हम पृथ्वी मतलब हम नमक का उपयोग करें या हम वनस्पति का उपयोग करें या हम पानी को अचित करना है तो गैस पे रख दें, हम जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं उन सब में 3-3 शरीर है, प्रत्येक जीव के 3 शरीर है। ये हमको एहसास हो गया कि जैसे हमको तकलीफ हो रही है उनको भी तकलीफ होती है, तो हमने उन जीवों को अपने कारण कष्ट दिया है। ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई है ना? अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि जो हम देखते हैं कि बाहर है ना, पत्ते हलते हैं, झाड़ के पत्ते जो हलते हैं, इसका कारण है कि हवा चल रही है तो मूवमेंट कर रहे हैं, वो खुद तो मूवमेंट कर नहीं सकते है ना? तो वो जो हवा चल रही है उसमें कितने शरीर हो सकते हैं? 3 शरीर। उसके भी 3 होंगे ना, वो शरीर। अच्छा, 4 हो सकते हैं। शरीर है, रौनक बोल रही है कि 4 शरीर है। कौन कौन से 4 शरीर होंगे रौनक, और क्यों होंगे? वायु काय के जीव वैक्रीय शरीर भी बना सकते हैं। वैक्री शरीर बना नहीं सकते, वायु काय के जीव में वैक्री शरीर होता है। मतलब वैक्री रूप जब वो धारण करते हैं ना, जब प्रतिबार वो बड़ी बड़ी हवाएं चलती है ना, तो वायु जो सूक्ष्म रूप से चल रही है, हल्के रूप से जो उसका एहसास हो रहा है, पर जब बहुत बड़ी बड़ी हवाएं चलती है जो बहुत सारा नाश भी कर देती है, मतलब बहुत सारे घरों को उड़ा के ले जाती है अपने साथ में, वो उसका वैक्री रूप होता है। तो वायु काय के जीवों में वैक्री शरीर भी पाया जाता है, ठीक है? देवता और नारकी होते हैं, उनमें केवल 3 शरीर होता है, वैक्री, तेजस और कार्बन। और औदारिक शरीर उनके पास होता नहीं है, नहीं वो किसी रद्दी से बना सकते हैं। अब मुझे बताएं कि एक मनुष्य या एक तिर्यज, एक हमारे जैसा गृहस्थ मनुष्य हो या एक तिर्यज गति का जीव हो, वो मैक्सिमम उसके पास कितने शरीर हो सकते हैं? मैंने मनुष्य के लिए हमारे जैसा गृहस्थ जो हो वो, या जो तिर्यज पंचेंद्रिय वाला जीव हो, वो मैक्सिमम कितने शरीर बना सकता है? कितने शरीर मेरे को बताओ। 3 तो उसमें होते ही है। 3 तो होते ही है। 3 होते ही है, राइट? हमारे जैसे मनुष्य, हमारे जैसे साधारण मनुष्य, यस, हमारे जैसे साधारण मनुष्य। कोई लब्धिधारी रहा तो लब्धिधारी हो गए तो वो साधारण नहीं होंगे ना? क्यों?
जिसमें वैखरी लब्धि होगी वो साधारण क्यों नहीं होगा? असंयमी जीव को भी वैखरी लब्धि हो सकती है, तिर्यंच पंचेंद्रिय को भी वैखरी लब्धि हो सकती है, तो श्रावक को भी वैखरी लब्धि हो सकती है। अगर वैखरी लब्धि होगी तो वो तो वैखरी शरीर बना सकता है ना, तो उसके पास 4 शरीर हो सकते हैं, क्योंकि जो आहरक शरीर है वो केवल और केवल 14 पूर्वधारी मुनि के द्वारा ही हो सकता है। श्वेताचार्य, और वो भी तो सुषमा चौड़िया, और वो भी अगर तो आप मनुष्य लोगों के पास फेवरेबल कंडीशन है तो आप लोग वीडियो ऑन कर लो, तो मुझे पता चले, क्योंकि आप आज पहली बार आए हो, मुझे पता नहीं है कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है आपके लिए। इसलिए अगर आप लोग, और सीमा जी चोपड़ा, अगर आप लोग ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा। सीमा मेरी बहन है, मैंने उनको दिया था। अच्छा, हम गाँव सीमा से। जी चोपड़ा आपकी, मैं तभी सोच रही हूँ कि इनको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, तो क्या जलगांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ? मैं ये सोच रही हूँ, मालूम है क्या, कि अच्छा सीमा चोपड़ा कौन है? मैं दिमाग में लगाई थी, फिर मेरे ध्यान में नहीं आया, मेरा छोड़ो। तो अच्छा वैखरी लब्धि मतलब अच्छा अच्छा वैखरी लब्धि भी हमें कोई मतलब ये करते हैं तभी तो प्राप्त होती है, साधारण मनुष्य को थोड़ी प्राप्त होती है। देखो, हम है ना तपस्या, हम वो नहीं है, हम एक वो मतलब बोलना चाहिए ना कि 12-14 पूर्वधारी साधु नहीं है हम, है ना? तो हम हाँ। ऐसा व्यक्ति तो साधारण मनुष्य हुआ ना, जिसने संयम भी स्वीकार नहीं किया। एक तिर्यंच पंचेंद्रिय का जो जीव होता है ना, जो मैंने बोला कि तिर्यंच पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, सन्नी भी होते हैं और असन्नी भी होते हैं। तो जो सन्नी पंचेंद्रिय होता है ना, उसमें भी वैखरी शरीर बनाने की क्षमता हो सकती है, उसको भी वैखरी लब्धि प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए साधारण मनुष्य की बात की कि अगर साधारण मनुष्य में, हम लोगों के पास उस लब्धि नहीं है, लेकिन जिनके पास वो लब्धि है वो उसके द्वारा शरीर का निर्माण कर सकते हैं, तो उनके पास 4 शरीर हो गए, ठीक है? लेकिन एक मनुष्य के पास मैक्सिमम 5 शरीर हो सकते हैं, लेकिन वो 5 शरीर एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जिस समय वैखरी शरीर होगा तो आहरक शरीर नहीं होगा, जिस समय वो आहरक शरीर बनाएगा उस समय वो वैखरी शरीर नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम 5 शरीर हो सकते हैं एक जीव में, पर एट ए टाइम नहीं होंगे, ठीक है ना? चलिए, तो अब अगर कोई क्वेश्चन हो आपका शरीर संबंधी तो आप शरीर संबंधी क्वेश्चन ले लें, वरना हम फिर हम इंद्रियों को लेके आगे बढ़ेंगे। और हमारी क्लास होती है ना, ये अपने चिट ग्रुप में भी ये मैसेज आता रहता है। अगर शायद लोग काफी बिजी रहते तो वो पढ़ना भूल जाते होंगे या क्रॉल हो जाता होगा, तो मैं वैसे बता दूं कि अपनी क्लास हर सप्ताह में 3 दिन चल रही है, महीने में कम से कम 12 बार 11 12 बार तो चलने वाली है। तो अगर जिसको भी फ्री हो, टाइम मिल सके, तो वो अपने आप आराम से जुड़ सकते हैं, है ना? चलिए, कोई क्वेश्चन है वैखरी शरीर, कोई भी शरीर संबंधी? अब अगर कोई जीव इसमें ये बुक में ये जो लाइन लिखी है वो मतलब ये पूर्ववर्ती औदारिक आदि चारों शरीरों का कारण है कार्मण शरीर। इस दृष्टि से इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। हाँ। इस शरीर का निर्माण ज्ञानावर्णीय आदि 8 प्रकार के कर्म पुष्कलों से होता है। तो हम जो पिछले भाव में करते आते हैं वो वाले कर्म चलते रहते हैं क्या? उसके कारण हमें वो मिलता है? देखो, आज मैंने जो या वो जो मतलब ये नष्ट होता नहीं है? नहीं, उसके साथ ही चलता रहता है। मैं जब कर्म की बात बताऊंगी ना, तो इससे रिलेटेड बात बताऊंगी। हमने आज जो कर्म बांधे वो हो सकता है इसी भाव में खत्म हो जाए या अगले 10 भाव तक मेरे साथ में जाए, क्योंकि कर्म डिपेंड करता है वो कितने लंबे समय की स्थिति पे बांधा कर गया है। मेरा आयुष्य डिपेंड करता है कि मैंने आयुष्य कर्म कितनी स्थिति के लिए बांधा है। क्लियर? कर्म डिपेंड करता है कि कर्म जब मैंने बांधा उसकी स्थिति कितनी लंबी थी। हो सकता है 1 भाव चले, हो सकता है वो 5 भाव चले, हो सकता है वो 99 भाव तक के भी साथ में जाए, ठीक है ना? अब आयुष्य हमारा डिपेंड करता है जितने समय तक हमने आयुष्य कर्म को बांधा है। एक आयुष्य कर्म ऐसा होता है जो हम 8 कर्मों में एक आयुष्य कर्म पढ़ते हैं। आयुष्य कर्म ऐसा होता है जो इस भाव में बांधा जाता है और अगले भाव में पूरी तरह से भोग लिया जाता है। और आयुष्य कर्म ऐसा होता है जो जीवन में केवल एक बार ही बांधा जाता है, ठीक है? अब आपने जो पूछा कि इन चारों शरीर का कारण कार्मण शरीर है ना? कार्मण शरीर का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कल बताया था, आई थॉट मैंने क्लियर किया, पता नहीं, पर मेरे पास बुक मैं ओपन नहीं रखती हूँ, तो फिर इसलिए मुझे मन में आता वो बोलती हूँ। तो जो कार्मण शरीर होता है ना, वो अपने 8 कर्मों से बना होता है। जैसे जैसे कर्म आकर बनते हैं ना, वैसे वैसे कर्म क्षय भी होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि हमारी आत्मा की जो असंख्य प्रदेश है, उन एक एक प्रदेश पर एक एक समय में अनंत अनंत कर्म बनते हैं और सारे कर्म अपनी स्थिति के अनुसार बनते हैं। तो जैसे जैसे उनका परिपाक होगा तो वो चीज तो झड़ जाएगा ना। एक आम हमने रखा है, अगर आम के पकने का टाइम आया तो पक जाएगा ना,
वैसे जब हमारे कर्मों का परिपाक आ गया तो कर्म भी तो आके झड़ेंगे ना, तो अपनी स्थिति के अनुसार कर्म झड़ते भी रहते हैं। ठीक है। अब जो कार्बन शरीर है, जब तक वो हमारे साथ बंधा है, जब तक बाकी के सारे शरीर होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर एकदम दोनों साथ साथ में रहते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते। दो भाई अलग हो जाते हैं, पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, है ना, बच्चे भी अलग हो जाते हैं, बट ये दोनों भाई इतने खास हैं, मतलब कि वो जब अलग होते तो एक साथ ही आत्मा के साथ छूटते, नहीं तो कभी छूटते ही नहीं है। क्लियर। अब ये जो कार्बन शरीर है ये कर्म है, और कर्मों के कारण ही क्यों संसार में घूमता रहता है ना। अगर कर्म क्षय हो जाते तो हमें इस दुनिया में रहने का कोई कारण ही नहीं होता। तो ये जो कार्बन शरीर है, इसीलिए इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। जैसे जैसे हमारे कर्म उदय में आते, कर्म झड़ते रहते हैं, है ना, बट हमारे 5 आश्रयों के द्वारा, जो कि मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग है, इनके द्वारा हम प्रति समय कर्मों का आश्रमण करते रहते हैं, और जो कर्मों का आश्रमण होता है उससे हमारा कर्म शरीर पुष्ट होता रहता है, और जब तक ये छूटेगा नहीं, बाकी के सारे कर्म इसके साथ बंधे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये जो कार्बन शरीर होता है उसे कारण शरीर भी कहा जाता है। ठीक है ना, मेन रीजन वही है, अगर कर्म छूट जाएगा तो सब कुछ एक साथ छूट जाएगा। ठीक है ना। हमने 25 बोल पढ़े हैं। 25 बोल में शरीर 5, ये कौन सा बोल है? 9वां नहीं, और कोई 7वां बोल, 7वां, हाँ 7वां बोले। एक मिनट, मेरे को एक बार बताओ कि जब अपन ने पहली या दूसरी क्लास ली थी तो मैंने कहा था कि कम से कम 10 बोल तो अच्छी तरह से लर्न करके आना। हमारे अगर ज्ञानशाला के बच्चे नहीं करते थे ना तो उनको दूसरे दिन डांट पड़ती थी, लेकिन आप लोग तो 10 बोल लर्न करके नहीं आए, और गलत बात है ना। तो कल सबको 10 बोल लर्न करना है, कल अपन टेस्ट ले, कल तो क्लास होगी नहीं, ओके। अब नेक्स्ट होगी क्लास, बट जब तक ये 10 बोल अच्छे से लर्न करके रखना, क्योंकि जब मैं गुणस्थान वगैरह लूंगी ना तो वो जब तक लर्न नहीं होगा ना, मैं भले बोलती जाऊंगी लेकिन वो इतने अच्छे से ध्यान में नहीं आएगा, है ना। तो जो हमारा 25 बोल का 7वां बोल है शरीर 5, हमने कल उसको पढ़ा था। अब जो है 25 बोल में इंद्रियां कौन सा बोल है? दूसरा। चौथे बोले इंद्रिया 5। दूसरा किसने बोला था? जो भी हो, ठीक है, दूसरा बोल नहीं है, दूसरा बोल जाति 5 है, चौथा बोल है इंद्रिय 5, और 6वां और 5वां बोल है पर्याप्ति 6। पर्याप्ति हम कर चुके हैं, जाति हम कर चुके हैं, काया हम कर चुके हैं, है ना, और गति भी हम कर चुके हैं, राइट, शरीर भी हम कर चुके हैं। अब हम जो इंद्रिय हमने जो पढ़ी थी ना वो हमने बहुत शॉर्ट रूप में पढ़ी थी, अब हम थोड़ा उसको एक्सपांड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप 25 बोल की बुक में जाओगे ना, जीव अजीव की बुक में, उस वहां पे इंद्रिय आपको थोड़े से बड़े रूप में दिखाई देगा। इंद्रिय किसे कहते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा हो चुका है। इंद्रिय किसे कहते हैं रौनक? अपने अपने निश्चित विषय का ज्ञान करने के लिए प्रयोग करना, ज्ञान करने के लिए करने वाली चेतना, अपने अपने निश्चित विषय का ज्ञान कराने वाली चेतना। हाँ, इंद्रिय हाँ, ज्ञान कराने वाला इंद्रिय। यस, ज्ञान कराने वाली जो चीज है उसको इंद्रिय कहते हैं ना। अपने अपने विषय का, अपने एक निश्चित विषय का ज्ञान कराने वाली जो होती है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये इंद्रिय 5 प्रकार की पढ़ी है ना। इतना कंफ्यूजन मत हो, इंद्रिय 5 सब बच्चों को पता है। कौन कौन सी इंद्रिय फ्रेंड्स बताइए, फ्रेंड्स क्या इंद्रियों के नाम के इंद्रियां हैं? कौन बताएगा? कोई भी बताइए। वापिस बोलिए एक बार, मेरा मिस हो गया, आपने जो बोला वो। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। हमारी संप्रदाय की बुक में जो है ना नाम, ये जो आप बोल रहे हो स्थानकवासी की बुक में है, उसमें सीक्वेंस वैसे दिया है, बट हमारे यहाँ जो सीक्वेंस का नाम है वो इस तरह से दिया है कि जब जब कोई जीव इंद्रिय को प्राप्त करता है वो सीक्वेंस वाइज प्राप्त करता है। अगर वो एक इंद्रिय तो उसमें स्पर्श होगा, अगर वो बे इंद्रिय तो स्पर्श और रसन होगा, अगर वो 3 इंद्रिय तो स्पर्श रसन और घ्राण होगा, 4 इंद्रिय तो स्पर्श रसन घ्राण और चक्षु होगा, और 5 इंद्रिय तो श्रोत भी होगा, है ना। तो हम जो इंद्रियों के नाम जो सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं वो स्पर्श से चालू करते हैं, उनके बुक में जो चालू होता है वो
श्रोतेंद्रिय से चालू होता है, श्रोतेंद्रिय है ना? ठीक है, चलिए। इंद्रिय जो होती है वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के शैवक्षम से प्राप्त होती है। शैवक्षम का मतलब क्या हुआ? हम ले चुके इसको, कम होना, हल्कापन, कम होना, हाँ, हल्कापन होना, है ना? कम होना, यस, हाँ, कम हुआ मतलब कुछ हल्का हुआ, हल्का हुआ। अब जो सो रहे हो क्या तुम? नहीं सो रहे तो वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि वीडियो ऑन रहेगा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और जिसका वीडियो ऑन है ना उसी को आंसर देना है। जिसका वीडियो ऑन है उसको आंसर देना, दिखाते रहो। नहीं, खूबसूरत नहीं भी है तो दिखाते रहो भाई, मुझे पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हाँ, तो वीडियो ऑन है उसी को आंसर देना, जिसका वीडियो ऑफ है उसने आंसर देना भी नहीं है, ठीक है? तो ये मतलब रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाया जाता है। तो जो इंद्रिय होती है, हमने भी इंद्रिय के 5 प्रकार पढ़े, अब हम इंद्रिय के 2 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। एक है पौद्गलिक इंद्रिय, है ना? पौद्गलिक का मतलब क्या होता है? जो पुद्गल से बनी हुई होती है। पुद्गल से क्या बनी होती है? हम जो आंख देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, जीभ देख रहे हैं, ये जितनी सब पुद्गल से बनी है ना, कि किसी और चीज से बनी है? अगर किसी और से बनी होती तो हम देख नहीं पाते, ये पुद्गल से बनी है इसीलिए हम देख पा रहे हैं इसे, ठीक है ना? तो इंद्रिय 2 प्रकार की होती है। एक जो पौद्गलिक इंद्रिय होती है ना, उसको द्रव्येंद्रिय कहा जाता है। पुद्गल शब्द मत लिखना, मैं पुद्गल तो मैंने समझाने की अपेक्षा से बोला, एक्चुअली वो द्रव्येंद्रिय इंद्रिय होती है, और जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है उसको भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय, तो इंद्रिय के हमने वापस 2 प्रकार पढ़े, एक द्रव्येंद्रिय था, एक भावेंद्रिय था, ठीक है? टेबल बनाओ तो ऐसा बनाना कि पहले ऊपर इंद्रिय लिखना, बाद में बना लेना, फिर उसके 2 पार्ट करना, इधर द्रव्येंद्रिय लिखना, इधर भावेंद्रिय लिखना, फिर द्रव्येंद्रिय के 2 पार्ट लिखना, एक निवृत्ति लिखना, एक उपकरण लिखना, है ना? तो वापस में रिपीट कर रही हूँ इसको एक बार। सेठी आंटी के यहाँ साउंड आ रहा है, सेठी आंटी आप म्यूट कर लेना। यस, म्यूट ही है आप तो। अच्छा, नहीं म्यूट होती तो आपकी आवाज मेरे तक कैसे? नहीं, आपकी आवाज आई ना। उनको अभी स्पीकर करना आया है, क्यों म्यूट करा रही है? नहीं, उनके साउंड आ रहा है, फिर है ना वो रिकॉर्डिंग जाती तो उसमें घर का साउंड आता है। तो हमने, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हमने इंद्रिय 2 प्रकार की पढ़ी, एक था द्रव्येंद्रिय, एक थी भावेंद्रिय, ठीक है? अब हम द्रव्येंद्रिय को पकड़ के चलते हैं। द्रव्येंद्रिय फिर 2 प्रकार की होती है, एक होता है निवृत्ति, एक होता है उपकरण। अभी हम नाम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक है निवृत्ति, दूसरा है उपकरण। निवृत्ति फिर 2 प्रकार की थी। निवृत्ति का मतलब होता है आकार रचना, हमारे शरीर की इंद्रियों की, शरीर की इंद्रियों की जो आकार रचना होती है उसको कहते हैं निवृत्ति। अभी जो निवृत्ति होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य होती है और एक आभ्यंतर होती है। जैसा हमारा आकार बाह्य सबको दिख रहा है ना, किसी की नाक छोटी है, किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक चौड़ी है, किसी की डबल मंजिल है, सबकी नाक अलग अलग प्रकार की है, जैसे मेरी बहुत छोटी सी है। तो सबका बाह्य आकार सबका अलग अलग होता है ना? सुंदर है पर छोटी है, तो बाह्य आकार सबका अलग अलग, लेकिन आंतरिक संरचना जिसकी होती है वो सबकी एक समान होती है। इंद्रियों की आंतरिक संरचना सबकी एक समान होती है, और जो बाह्य संरचना होती है वो सबकी अपनी अलग अलग होती है। ये हमने पढ़ा निवृत्ति, हमने पढ़ा द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के हमने 2 प्रकार पढ़े, निवृत्ति और उपकरण। फिर हमने निवृत्ति के 2 प्रकार पढ़े। निवृत्ति का अर्थ होता है क्या? आकार रचना, ठीक है? आकार भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य आकार अलग होता है, एक आभ्यंतर आकार अलग होता है। अगर हम बाटी सेकते हैं तो बाटी का बाहर से देखेगी तो हमको अच्छे से चटके लगी हुई दिखेगी, उसको खोल के अंदर देखेंगे तो वो अलग दिखेगी ना। और अगर हमने मसाले वाली बाटी बनाई तो खोलेंगे तो अंदर मसाला भी दिखेगा। तो जैसे ये दोनों के प्रकार अलग अलग होता है आकार, वैसे ही इंद्रिय का बाह्य और आभ्यंतर आकार भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं उपकरण की ओर, ठीक है? जो उपकरण, हाँ, आंतरिक को अभ्यंतर है क्या वो? यस, आंतरिक है ना अभ्यंतर, बाहरी है ना बाह्य, ठीक है? अब जो द्रव्येंद्रिय हमने पढ़ा, निवृत्ति पढ़ा, अब हम उसको उपकरण को समझने का प्रयास करते हैं। उपकरण का मतलब क्या होता है कि हमारी जो द्रव्येंद्रिय है, हमारे जो कान है, कान की जो बाह्य और आंतरिक संरचना है उसमें शब्दों को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति है, हमारी इंद्रिय में, हमारी ये पौद्गलिक संरचना में अपने विषय को, मतलब कान है तो शब्दों को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति होती है उसको हम कहते हैं उपकरण, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारी द्रव्येंद्रिय।
हाँ जी, मेरे को आवाज ब्रेक हो रहा, पता नहीं किसका। उपकरण के इसके भाग नहीं होते क्या उपकरण के? उपकरण की डेफिनेशन कैसे? नहीं, उपकरण के भाग नहीं। तो उपकरण की डेफिनेशन ये है कि इंद्रियों में अपने विषय को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति होती है उसको हम उपकरण कहते हैं। ये देखो, डेफिनेशन लिखने के बजाय मैं ना अपने मन से बोल रही हूँ, हो सकता है शब्द ऊंचे नीचे हो जाए। मेरे बोलने के बाद अगर आप बुक उठा के पढ़ोगे ना तो आपको ये बहुत सारी चीज बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, हमने द्रव्येंद्रिय को पढ़ा। कोई बताएगा मैंने द्रव्येंद्रिय के बारे में क्या बताया? क्योंकि मैं आगे चलूं उससे पहले हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। द्रव्येंद्रिय को पौद्गलिक भी कहते हैं, जो हमें पुद्गलों से जो पुद्गल दिखते हैं या जो मीनिंग जो एक्चुअल इंद्रिय है हमारे अपने कॉमन लैंग्वेज में जो हम बोले आंख नाक कान, ये जो हमारे इंद्रिय है ये एक्चुअली पौद्गल से बने हैं, तो इसीलिए उनको हम पौद्गलिक भी बोलते हैं। उसी का नाम द्रव्येंद्रिय है। और द्रव्येंद्रिय के फिर प्रकार है निवृत्ति और उपकरण। बिल्कुल। निवृत्ति मतलब उसके आकार या रचना, मतलब शेप है। यस, शेप या प्रोफाइल। और वो दो तरीके का है, एक तो आउटर बाह्य और एक इनर मतलब जो आंतरिक है, मतलब अभ्यंतर है। यस यस। और जो इनर आकार होता है वो सबका एक समान होता है, सबका सेम होता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब उपकरण के लिए कहा कहेंगे अपन? उपकरण द्रव्येंद्रिय का मतलब क्या हुआ? मतलब इंद्रिय की जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति हो रही है। मैंने हमारी जो पौद्गलिक इंद्रियां हैं जिनका बाह्य और आभ्यंतर आकार भी है, उन इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति होती है उसको हम कहते हैं उपकरण द्रव्येंद्रिय। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम ये एक एग्जांपल ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कोई देश है, मतलब बहरा है, तो उसके पास द्रव्येंद्रिय तो है, बाह्य रचना भी है, अंदर का भी रचना है, बट उसकी जो द्रव्येंद्रिय है, सॉरी उसके जो उपकरण है ना, मतलब उसके पास निवृत्ति है बट उसके पास उपकरण नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी किसी को इंद्रिय प्राप्त होती है वो कर्म के क्षयक्षम से होती है। जब उसका ज्ञानामणि दर्शनामणि कर्म का क्षयक्षम होगा तभी उसको कान प्राप्त होंगे। अगर ये एंड हो जाए तो वापस इसी लिंक से साथ जुड़ जाना, है ना। तो उसको प्राप्त हुई, पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी या बारिश होती है तो हमारा कान बंद हो जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पौद्गलिक शक्ति खराब हो गई है, ये बहुत सारी चीजें बाह्य कारण से भी होती है। अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी आंख चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये उसका अंतराय कर्मों का उदय है ना, कि उसके पास आंख थी, वो देख सकता था फिर भी वो नहीं देखता। नहीं, जो बचपन से है, जो बचपन से अगर कोई डेफ है या डम्ब है, नहीं वो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी पौद्गलिक नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी पौद्गलिक इंद्रिय में शक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सर्जरी करने के कारण वो शक्ति वापस भी आ जाती है ना। तो हम उसके लिए उदाहरण मैं एक बार भावेंद्री को बता देती हूँ, उसके बाद एक नाइफ के द्वारा अपन इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। भावेंद्री भी दो प्रकार की होती है, लब्धि और उपयोग, है ना। लब्धि का मतलब होता है कि हमारे कर्मों के क्षयक्षम से, यानी हमको ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञानामणि कर्म के क्षयक्षम से, दर्शन प्राप्त होता है दर्शनामणि कर्म के क्षयक्षम से। ठीक है ना। तो हमारे कर्मों के क्षयक्षम से हमें जो शक्ति प्राप्त हुई है, जो लब्धि मिली है, लब्धि का मतलब हमें शक्ति की प्राप्ति हुई है। ठीक है। अब उस शक्ति का जब हम उपयोग करेंगे उसको हम उपयोग इंद्रिय कहेंगे। तो मतलब भावेंद्रिय के दो प्रकार हो गए, एक लब्धि हो गया और एक उपयोग हो गया। लब्धि मतलब वी गेट दिस, हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, अब मेरे पास सोचने की शक्ति है, जब मेरी इच्छा हो मैं सोचने का काम कर दूं। मेरे पास हाथ है, मैं काम करने की शक्ति है, जब मेरी इच्छा हो मैं काम करूं, मेरी इच्छा नहीं मैं सो ही रहूं। तो जब हमारे पास शक्ति तो है वो हो गई लब्धि, लेकिन जब हम उसका उपयोग करते हैं वो हो गया उसका उपयोग। इसीलिए भावेंद्रिय के दो प्रकार होते हैं, लब्धि और उपयोग। क्लियर? भावेंद्रिय का क्या बताया था आपने? स्टार्टिंग में कुछ लाइन बताई थी भावेंद्रिय की। हाँ, क्या?
पता नहीं, हाँ हो सकता है। भाई भावेंद्र का मतलब तो होता है ना कि भावेंद्र का मतलब होता है जो आत्मा से संबंधित चीज होती है। ये मैंने शायद बताया नहीं था और मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बताया था, वैसे अपन वापस सुनेंगे तो याद आ जाएगा। नहीं बताई। हाँ नहीं बताया था ना, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ध्यान तो नहीं है, बस हो सकता है मेरे को ध्यान रहता है। जैसे द्रवेंद्र का ये बताया था ना पौद्गलिक या द्रवेंद्र, ऐसा वैसे ही भावेंद्र की कुछ बोला था लेकिन रौनक रौनक हाँ। मैंने जस्ट समझने की द्रवेंद्र क्या चीज है ना। तो क्लास में बहुत सारे लोग नए हैं ना आज, तो इसलिए कि द्रव्येंद्र क्या है, हमने पहले द्रव्य भी पढ़ा, 6 द्रव्य 9 तत्व भी पढ़ा, तो वी वेल नोन कि हाँ हमको पता है कि द्रव्य क्या चीज है। फिर हमने पौद्गलिक भी पढ़ा है जिसमें वर्ण तंत्र से था, तो हमको ये पता है। बट जो लोग नए, हम फिर त्याग करना भूल गए आज, हम लोग आधे घंटे तक के और जब तक की क्लास चलती है, जब तक के अपनी भावना अनुसार तिबिहार या चौबिहार प्रत्याख्यान करते, सभी अपना धारणा अनुसार त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने भावेंद्री का मतलब होता है, भाव मतलब होता है आत्मा से रिलेटेड होता है, द्रव्य मतलब उधर से रिलेटेड होता है। तो आत्मा के शक्ति कब प्राप्त होगी, जब हमारे कर्मों का हल्कापन होगा, क्योंकि हमारे आत्मा में तो अभी भी अनंत दर्शन है, बहुत सारी शक्ति है उसके पास है, बट और बट केवल वो आत्मा से, वो कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो जितने जितने कर्मों का हल्कापन होता है, तो कर्मों के जहां जहां छेद होते हैं वहां से हमारी शक्ति बाहर आती है। वो जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा से रिलेटेड है, तो हमारे कर्मों के ऑप्शन से हमको अपने विषय को जानने की जो आत्मिक शक्ति होती है, भावेंद्रिय का मतलब होता है विषय को जानने की जो आत्मिक शक्ति होती है, उसे भावेंद्रिय कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक लब्धि जो हमको कर्मों के श्रवण से प्राप्त हुई, और उस लब्धि को जब हम उपयोग में लेके आते हैं वो हो जाता है उपयोग, ठीक है। तो इसीलिए भावेंद्र के 2 प्रकार हुए, लब्धि और उपयोग। जिससे हमारे पास में एक नाइफ है, चाकू है, और चाकू में क्या होता है कि चाकू का जो आकार है ना, आकार है उसकी निवृत्ति, ठीक है, उसमें धार है, वो उसकी लब्धि हो गई, उसमें छेदन भेदन करने की क्षमता है, और जब हम उठा के उसका उपयोग करते हैं ना, वो होता है उसके उपयोग। यस, एक्चुअली चाकू की जो धार है ना, वो जो उसका बाह्य आकार है वो तो हो गया उसकी बाह्य निवृत्ति, यानी हमने निवृत्ति के 2 प्रकार पढ़े ना, वो बाह्य, जो धार है वो हो गई उसकी आंतरिक निवृत्ति, यानी अभ्यंतर आकार, ठीक है। अब जो उसमें शक्ति है, शक्ति का मतलब हो गया उसकी लब्धि, शक्ति मतलब जो हमको शब्द से प्राप्त हुई उसकी लब्धि हो गई, और जब हमने उसका उपयोग कर लिया, जब हमने उससे कुछ काम किया, तो वो हो गया उसका उपयोग, ठीक है। तो उपकरण क्या हुआ फिर उसमें? उपकरण क्या हुआ उसमें, ओके मैं उपकरण बताती हूँ कि भाई ठीक है, जो चाकू है बनाया है, जो चाकू वो बाह्य निवृत्ति हो गई, उसका धार आंतरिक हो गया, छेदन भेदन की शक्ति है वो उपकरण द्रव्यति हो गया, ठीक है। और शक्ति ना हो, जैसे मान लो कि कोई पहले के जमाने में ऐसा होता ना कि चाकू यूज कर करके मोटे हो जाते थे, तो उसमें छेदन भेदन नहीं होता था, तो उसको वापस धार करवाते थे, मैंने देखा बहुत बचपन में तब। तो छेदन भेदन की अगर शक्ति नहीं है उसमें, तो चाकू काम का नहीं है। वैसे हमारी अगर इंद्रिय है, लेकिन अगर उसमें पौद्गलिक शक्ति नहीं अपने विषय को ग्रहण करने की, तो भले हमारे पास आत्मिक शक्ति है, लेकिन पौद्गलिक शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति कोई काम की नहीं है। तो इस वापस चैप्टर को एक बार वापस पढ़ लेना, क्योंकि सभी इंद्रिय के अपने अपने अलग आकार भी होते हैं। जैसे जो ये होता है आंख, आंख का आकार होता है चंद्र मसूर की दाल के समान होता है, फिर जीभ का आकार खुरपे के समान होता है, इसका आकार जो होता है कान का वो किसी कौन से ना पत्ती के समान होता है। तो वो एक बार आप इसको बुक में से पढ़ लेंगे ना, लगे तो जिनके पास बुक नहीं होगी मैं इसका पेज शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप में, तो आप लोग उसमें से पढ़ने का एक बार प्रयास करना, फिर जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कल निकाल लेना, ठीक है। और अगर कुछ अभी अपन ने जो सुना उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ लो। मैं एग्जाम्पल वापस समझाऊं, एग्जाम्पल वापस समझाओ, ठीक है। हमारे पास एक चाकू है, ठीक है, चाकू का जो आकार होता है, ठीक है ना, चाकू का एक जो चाकू बनाया गया, चाकू का जो एक आकार हुआ वो उसकी बाह्य निवृत्ति समझ लो, ठीक है। चाकू में क्या होता है, उसकी जो धार होती है जिससे हम काम करते हैं, वो जो हो गया उसकी
आभ्यंतर निवृत्ति हो गई। यानी हमने निवृत्ति की दो प्रकार पढ़े थे, एक बाह्य पढ़े थे, एक आभ्यंतर पढ़े थे, राइट। अभी जो आभ्यंतर निवृत्ति है मतलब हमारी आंतरिक जो निवृत्ति है उसमें पुद्गलों को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है ना, वो है। अगर वो क्षमता है तो हमारी जो आभ्यंतर निवृत्ति अगर काम करती है तो वो उपकरण काम करेगा, ठीक है। अगर आभ्यंतर निवृत्ति काम नहीं करती तो उपकरण काम नहीं करेगा, राइट, ठीक है ना। अब अगर जो उसके धार हो गई, समझ लो एक बार मान लो अगर आभ्यंतर निवृत्ति है और उस धार को हम उपयोग करते हैं ना तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये लब्धि हो गई, लब्धि का उपयोग हुआ। वैसे अभी कुछ बोल रहे हैं उमा, इसमें ऐसा लिखा है चाकू है, उसका आकार अच्छा है, उसकी धार तीक्ष्ण है, हाथ में चाकू चलाने की क्षमता है, पर जब तक चाकू चलाने का पुरुषार्थ नहीं होगा छेदन भेदन की क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती। मतलब हमारे पास पौद्गलिक इंद्रिय है, उसमें सुनने की क्षमता है और हमारा श्रवणक्षम भी है, लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा उपयोग नहीं होगा। मतलब लब्धि का उपयोग करना, क्षमता मतलब छेदन भेदन की क्षमता है, लेकिन जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे, काम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक वो चीज होगी नहीं ना, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक बार आज वापस पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन वापस किया तो ऐसा करना कि उसमें ग्रुप में क्वेश्चन छोड़ देना, मैं उसका समाधान वॉइस मैसेज से कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी हैवी है। अभी तक हम क्या हाँ ये बहुत सुन चुके। हाँ, एक चक्कू में कितने मिलाए हो, चक्कू की धार है, चक्कू में शक्ति है, चक्कू वो घूम जाता है। और वो नहीं, ये चीज थोड़ी सी हार्ड है। और अगर आप सोचोगे कि आप केवल 15 मिनट सुन लो और आपको सब कुछ आ जाए, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको आपको बताया है। हाँ चक्कू के अलावा हाँ पहले आप बताया है ना जी, बोलो कि सबसे पहले लब्धि इंद्रिय, उसके बाद में निवृत्ति इंद्रिय, फिर उपकरण इंद्रिय और इन सब के बाद में उपयोग इंद्रिय। हाँ। इन सब का क्रम होता है वो चीज को यूज करने में। तो ये चीज तो आप हमको क्लियर कर दीजिए तो शायद वो समझ में आ जाएगी। नहीं, पहले आप इसको 2 बार पढ़ के आइए, उसके बाद में मैं इसको क्लियर करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं कर भी दूंगी ना तो वो एवरीवन के माइंड में सेट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। ओके, नहीं एक्चुअली ना उमा एक्चुअली ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लब्धि ही नहीं है, मतलब काम ही नहीं है, तो बाकी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो लब्धि सबसे पहले आई। काम कहाँ हुआ? लब्धि का मतलब तो वो आत्मिक शक्ति हुई ना। अरे एडमिट हो जाओ भाई। एक मिनट सबको ज्वाइन कर लो पहले। वर्षा भाभी, लब्धि का तो मतलब क्या समझे आपने, कोई बताओ पहले, आप लब्धि का मतलब समझे क्या? अभी बुक बंद कर, तो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप बुक पढ़ के देखोगे तो बुक ही पढ़ लो ना, फिर मेरी जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे सामने तो एटलीस्ट बुक मत खोलो, क्योंकि आप एक ही चीज पढ़ोगे, या तो आप इधर सुनोगे या आप उधर सुनोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा सुनने के बाद आप बुक वापस 1 घंटा पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बताओ आप लब्धि का मतलब क्या समझे? आप म्यूट हो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आप क्या समझे लब्धि यानी उस इंद्रिय की ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है वो। अच्छा, हाँ, तो उसके पहले तो उपकरण की जरूरत पड़ेगी ना हमको।
लब्धि से पहले तो हाँ। हमको उपकरण चाहिए, पौद्गलिक क्षमता तो चाहिए। जीव कोई भी काम करता है ना, वो आत्मिक शक्ति से केवल कोई काम नहीं मेरी करता। समझ में आ गया होगा, मैं जो बता रही थी आपको कि जो हाँ। कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए आया इतने दूर। हाँ नहीं नहीं, वो देखो अगर हम क्लियर भी कर देंगे ना वर्षा भाभी, ये नहीं समझ में आएगा सबको। आपको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैंने इसलिए बता, चप्पू का एग्जाम्पल वहां था और हाँ, बहुत सारा उस पर विश्लेषण हो रहा था। मैं समझ गई उस बात को, बट अगर हम क्लियर कर भी देंगे ना तो ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये चीज इतनी गहरी कि उसको खुद से थोड़ी सी मेहनत, 2-4 बार उस शब्द को वेल होना पड़ेगा, क्योंकि ये द्रव्येंद्री, निवृत्ति, उपकरण, लब्धि सबने भी मतलब बहुत सारे लोगों ने भी पहली बार सुनी है। और ये एग्जाम्पल इससे कि हम इसको 2-4 बार पढ़ भी लेते ना, हम लोग भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर हाँ इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद अगर ये कोई दूसरा वापस अच्छे से तुम पढ़ गया तो फिर वापस मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है? हाँ मंजूषा, तुम कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल। अच्छा, तो इसी को वापस लूं एक बार या आगे चलूं? रेशमा भी आप बताएं इसके बारे में एक बार। बोलिए, एक एग्जांपल के द्वारा समझाए ना, तो अभी समझाए तो सबको वापस अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंद्रियों के दो प्रकार, द्रव्येंद्रिय और भावी। द्रव्येंद्रिय के दो प्रकार, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति जो है उसके दो प्रकार, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हम उपकरण पे। उपकरण मतलब जो विषय को ग्रहण करने की पौद्गलिक शक्ति, ठीक है। फिर इधर आएगा भावेंद्रिय में दो प्रकार, भावेंद्रिय लब्धि और उपकरण, है ना। लब्धि जो है वो हमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म की क्षयोपशम से जो प्राप्त होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जितना जितना क्षयोपशम होगा उतनी उतनी शक्ति प्राप्त होगी। कोई एकदम बारीक आवाज को सुन लेता है, कोई एकदम बड़ी आवाज को भी नहीं सुन पाता है, तो ये लब्धि होगी। अपनी अपनी इंद्रियों की अपने अपने विषय को ग्रहण करने की जो क्षमता हमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म की क्षयोपशम से मिली वो हो गई लब्धि। अब लब्धि तो हमें सबको मिल गई है, जितनी जितनी मिलनी है कर्म की क्षयोपशम से, लेकिन उन सबको हम उपयोग में कैसे लाएंगे? जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना उसका उपयोग होगा। तो उसको जैसे चक्कू में धार है लेकिन वो पड़ा है, उसको हम जब तक उसका उपयोग करके किसी चीज को सुधारेंगे नहीं तब तक कोई चीज सुधरेगी नहीं ना। वैसे ही उपयोग में लेना, अभ्यंतर इंद्रियों को मतलब भावेंद्रियों को उपयोग में लेना। अब बचता है सिर्फ निवृत्ति के दो प्रकार, जो हमने छोड़ दिया था एक बार। निवृत्ति के दो प्रकार, बाह्य प्रकार सबके अलग अलग होते हैं, जिसकी जैसी नाक होनी है, जैसे हमारी नाक है और एक जो पिग होगा उसके सिर्फ दो छेद होंगे, तो बाहर की आकृति सबकी अलग अलग है, अंदर की आकृति सबकी एक जैसी है। जैसे आंख जो है वो मसूर की दाल की तरह है, अंदर का उसका शेप, जीभ है वो खुरपी की तरह है, इसी तरह से है सब, वो पूरा याद नहीं है। ये भी किसी तो भी पत्ती के आकार का है, कान तो भी अचंद्र, ऐसा कुछ तो भी चंद्र, हाँ कदम फूल के आकार का, यस कदम की फूल के आकार का। तो हम लोगों को 7-8 साल हो गए ये पढ़े हुए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब भूल गए। नहीं, रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन नहीं, इसीलिए रिवीजन आज से थोड़ा रिवीजन बिल्कुल गए ही नहीं पीछे का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी है ना केवल इतना इतना ही समझते हैं, क्योंकि ज्यादा गहराई से हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो बहुत ज्यादा खिचड़ा नहीं होगा। क्योंकि खिचड़ा होगा तो आज जितने लोग दिख रहे हैं ना, अगली क्लास में आधे लोग दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होने दो, लोगों को ऐसे भाग जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता भागने के लिए, क्योंकि सबको बहुत काम है। बस फुर्सत वाले मैं, नम्रता भाभी जी, वर्षा भाभी जी, बस अब 4-5 लोग हैं जो हम बहुत फुर्सत में रहते हैं। बाकी सबको काम बहुत ज्यादा है, इसलिए है ना बेटर है कि हम अगली बार समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारे 10 बल अभी यहाँ कंप्लीट हुए। हाँ जी, आप बोल रहे थे। अगली बार ये जो टेबल जो रश्मि भाभी ने आपने समझाया ना, वो हम लोग हर लोग समझाएंगे, बोलेंगे ना, तो सबका एकदम क्लियर। हाँ, तो ये केवल मैं इसलिए वर्डिंग ही बताना चाहती थी, मैं उसको ज्यादा एग्जांपल दिया था, गहराई में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को मालूम था कि देखो पहले 10 थे, अभी 6 बचे हैं, और मुझे पता है कि 6 के 3 होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि
क्यों हमको इतनी इजी चीज पढ़ानी पड़ रही है, क्यों हमको गति 4 और जाति 5 पढ़ाना हो रहा है, क्योंकि सब लोगों को समझ में आया, लोगों को इंटरेस्ट जागे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सबका इंटरेस्ट जागना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अभी इस चीज को यही रखते हैं, इसको कल जब आप पढ़ के आओगे इसको और गहराई से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने के लिए मैं कम बोलूंगी, बोलना आप लोगों को ज्यादा है, इसीलिए सब लोग गहराई से पढ़ के आए, क्योंकि मेरा काम केवल क्वेश्चन पूछना होगा, मेरा काम आंसर देना है नहीं, क्योंकि चर्चा चल रही है। इसलिए सभी का है कि पहले तो 10 बोल अच्छे से लर्न करके आने, और दूसरी बात है कि सीक्वेंस वाइज, और दूसरी बात है कि ये को बहुत अच्छे से पढ़ के ना फिर क्वेश्चन मैं करूंगी। आप क्या क्वेश्चन करते हो उससे सुपर क्वेश्चन मैं करूंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को आंसर देना होगा, डरना मत, कमर कस के आना, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मैंने पर्याप्ति का बोल पढ़ाया था, बिना देखे बोले कि पर्याप्ति का बोल कौन सा है 25 बोल में से। गिन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गिनो गिनो गिनो। पांचवा बोल पर्याप्ति है, वो भी गिन के आया है बाहर है। पहला बोल, दूसरा बोल, तीसरा बोल, चौथा बोल। इसमें ज्ञानशाला की टीचर्स कितनी है बताऊं क्या? एक मंजू है, एक रौनक है, एक नम्रता भाभी जी है, एक उमा है, एक रितु है, और रश्मि भाभी जी। बाप रे, मैं और ये सुषमा भाभी जी भी, बस ये सब लोग लगभग ज्ञानशाला की टीचर्स है। वाओ नाइस। तो हमारा पांचवा बोल हुआ पर्याप्ति 6, राइट है ना। अब पर्याप्ति 6 हम पढ़ चुके हैं, मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब जिसकी भी नोट्स लिखे वो एक बार नोट्स बंद करते हैं और मुझे पता है कि पर्याप्ति किसे कहते हैं, क्योंकि जो चीज हो चुकी है, और अब तो मैं रिकॉर्डिंग फुल भेजती हूँ, तो कोई टेंशन नहीं कि हम तो थे नहीं क्लास में तो हमने तो सुना ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सबके पास मैटर अवेलेबल है ना। तो आप बताए मुझे पर्याप्ति बोलते किसे है। रितु आंसर तभी देना जब आपका वीडियो ऑन होगा, नहीं तो आंसर नहीं देना है, ठीक है। हाँ बोलिए, पर्याप्ति किसे कहते हैं। हाँ वर्षा भाभी जी बोलने का प्रयास करें, बोलिए वर्षा भाभी जी। क्यों मौन है? ओके अच्छा, ओके ओके। एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म में जब जीव जाता है तब वो पूरी अपनी भौगोलिक शक्ति ग्रहण करता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। हाँ और कोई निर्माण करता है हाँ अपने जीवन, उसको जीविक शक्ति। हाँ बोलिए रौनक। अपने जीवन निर्वाह में जो भी मतलब हमको शक्तियाँ चाहिए रहती है वो पौद्गलिक शक्तियाँ होती है। हाँ तो वो पौद्गलिक शक्ति वो क्या करें अपन, वो पौद्गलिक शक्ति की फिर उसका क्या, पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ओके, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? मंजू मंजू बोल के वैसे क्वेश्चन ही मत पूछा करनी तो उमा वहीं आके मारूंगे। सुषमा भाभी जी पर्याप्ति किसे कहोगे? जो यूज में आती रहती है। अच्छा वो यूज में आती रहती है, डिब्बे में भरा था निकाल के यूज कर लिया। ओके सुषमा भाभी जी आप बताएं पर्याप्ति किसे कहते हैं? जीव जीवन उपयोगी पौद्गलिक शक्ति का जो निर्माण करता है उसे। सुषमा भाभी आपकी आवाज मुझे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप म्यूट होके बोल रहे हो, तो आप अनम्यूट होके बोले ना तो मुझे आवाज आएगा। यस स्क्रीन पे टैप करें और जो आपका मोबाइल का स्क्रीन पे टैप करें, देन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा आपको आइकॉन में, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर में सही है बट मेरे को आंसर तो पूरा मिला ही नहीं। अब कोई और आंसर देगा पूरा? जीवन उपयोगी पौद्गलिक शक्ति। हाँ जीवन उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, उसके आगे पौद्गलिक शक्ति। हाँ तो शक्ति का जो निर्माण होता है हाँ उनको पर्याप्ति मिलते हैं ना। जीवन उपयोगी जो पौद्गलिक शक्ति, आपने पहले पौद्गलिक शक्ति तक ही कहा, पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जब तक पौद्गलिक शक्ति पूर्ण नहीं उसको हम पर्याप्ति कह ही नहीं सकते। तो मुझे ये सुनना है कि जीवन उपयोगी पौद्गलिक शक्तियों की पूर्णता को हम पर्याप्ति कहते हैं। अगर पौद्गलिक शक्ति है तो उसका क्या होगा? जब वो पौद्गलिक शक्ति को जब तक हम पूर्ण नहीं करेंगे तब तक वो पर्याप्ति नहीं कहलाएगी। जब तक पौद्गलिक शक्ति पूर्ण, हाँ आपने ये बोला था कि जीव जैसे एक इसमें से दूसरे जीव में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, एक इसमें से दूसरे इसमें, हाँ तो उसको शक्तियाँ
तब मिलती है, या जो उसको उस जीव में जाने के लिए जो शक्तियां चाहिए उसी को हम पर्याप्ति कहते हैं ना। नहीं, उस जीव में जाने के लिए शक्ति नहीं कहता। वर्षा भाभी, लेट मी क्लियर इट कि मैंने ये नहीं कहा था कि जीव में जाने के लिए शक्ति चाहिए। एक जीव एक स्थान सुनो सुनो एक स्थान से मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो दूसरे स्थान पे गया उत्पन्न होने के लिए। अब उस समय जब वो आहार पर्याप्ति ग्रहण करता है ना, उसमें सभी पर्याप्तियों की शक्ति होती है। उन पर्याप्तियों में जीवन भर उसको जो पौद्गलिक शक्ति चाहिए उसकी पूर्णता होती है। और जब इसकी पूर्णता, शक्ति की पूर्णता, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता को ही हम पर्याप्ति कहेंगे। उसको क्यों ऐसा कहा जाता है कि हर जीव को सभी पौद्गलिक शक्ति नहीं चाहिए होती है। अगर एक इंद्रिय जीव है, उसका 4 पर्याप्ति से काम हो जाता है। पंचेंद्रिय जीव हमारा जैसा मनुष्य, उसको पूरी 6 पर्याप्ति चाहिए होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस जीव को जितनी पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा होती है जीवन जीने के लिए, उसकी जब पूर्णता हो जाती है उसको पर्याप्ति कहते हैं। जब तक उसकी पूर्णता नहीं हुई है, उस जीव को हम अपर्याप्त ही कहेंगे। तो मुझे जो डेफिनेशन मिली वो आधी आधी मिली है ना। तो पौद्गलिक शक्ति की जब पूर्णता होगी उसी को हम पर्याप्ति कहेंगे। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली वो इसमें 11वां बोल था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं पीछे घूम के आऊं कि पर्याप्ति बोली थी हुआ था तो उसका क्या संबंध हुआ। अच्छा, देवताओं में कितनी पर्याप्ति बताई गई थी? सभी पर्याप्ति थी। हाँ भाभी जी, आपका आंसर मेरे को थोड़ा धीरे से नहीं भाभी जी कुछ और आंसर देते ना। भाभी जी आपने क्या आंसर दिया था? 5 पर्याप्तियां होती है, उनकी मन और वो दोनों एक, आहार और वो एक ही हो जाती है। मन और आहार एक ही, शरीर और आहार, शरीर मन और भाषा। ओके, 5 पर्याप्ति इसलिए होती है क्योंकि उनकी भाषा और मन का स्थान एक ही होता है। या यह बोले कि दोनों एक साथ ही पूर्णता होती है, या बोले कि जो उनके मन में होता है वही उनकी भाषा में होता है, इसीलिए उनकी 5 ही पर्याप्ति मायने जाती है। कम से कम कितनी पर्याप्ति हो सकती है? कोई भी जीव में कम से कम कितनी पर्याप्ति होगी? मान लो वो अपर्याप्त में भी मर रहा है तो उसकी कितनी? 4 पर्याप्ति होगी। और कोई आंसर? और कोई आंसर? सुषमा भागीवी जी, विज्ञ उपाधि धारक हो और तत्व की 2 एग्जाम आपकी हो चुकी, मुझे पता है। बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अच्छा, जब भी देखो 4 पर्याप्ति है ना, एक इंद्रिय जीव को पूरा कर देती है। अगर वो जीव अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है ना, उसमें कम से कम 3.5 पर्याप्ति होगी। आहार पर्याप्ति होगी, शरीर पर्याप्ति होगी, इंद्रिय पर्याप्ति होगी, श्वास लेगा वो, छोड़ने से पहले वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है उसमें कितनी पर्याप्ति होगी? 3.5। राइट। अब अगर कोई असन्नी मनुष्य, उसमें हम कितनी पर्याप्ति लेंगे? कितनी लेंगे रंजू भाभी जी? असन्नी मनुष्य में हम कितनी पर्याप्ति लेंगे? सन्नी मनुष्य, मैंने सन्नी असन्नी में मन नहीं होगा, बाकी सब होगा। अच्छा, एक एक आंसर देके तो मैं समझ पाऊंगी ना, वरना मुझे तो खिचड़ा लग जाएगा। रौनक बोलिए 5 पर्याप्ति होनी चाहिए, नम्रता भाभी जी बोले 5 पर्याप्ति होनी चाहिए, और सुषमा भाभी कुछ और बोले थे, आई डोंट नो क्या बोले थे। हाँ, ये बोल रहे हैं 3 पर्याप्ति होना चाहिए। अब बताओ 3 मानो सही कि 5 मानो सही? 5 सही मानो। देखिए, माना कि उनमें इंद्रिय होती है, पर असन्नी मनुष्य हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मरता है। वो कभी भी अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करता, भले उसमें 5 इंद्रिय है। कोई भी मनुष्य भले सन्नियों के असन्नियों 5 इंद्रिय के बिना नहीं होता है, बट वो जो अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है तो उसमें 3.5 पर्याप्ति ही होगी, उसमें 5 पर्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, मरता है वो टाइम उसमें 3.5 हो जाती है। देखो कोई जो अगर पर्याप्त हो गया ना, वापिस वो अपर्याप्त नहीं होता। अगर उसने पर्याप्ति पूरी कर ली, वापिस पीछे थोड़ी लौटेगा। वो उसका जो आयुष होता है ना, वो अंतर्मुक्त की अवस्था का ही होता है, बहुत छोटा होता है। वो जन्म लेता है, अंतर्मुक्त में वो मर जाता है। वो इतनी देर में 3.5 पर्याप्ति ही पूरी कर पाता है, उससे ज्यादा वो पूरी नहीं कर पाता। क्लियर? देखो, मैं वापस एक बार बोलती हूँ कि कोई भी मनुष्य, भले वो सन्नी हो या असन्नी हो, है ना, वो 5 इंद्रिय वाला ही होता है। ठीक है, लेकिन असन्नी मनुष्य हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाता है। ये हमारी फर्स्ट की पढ़ाई चल रही है, और फर्स्ट की पढ़ाई में आगे आप देखोगे कि 1 इंद्रिय किसमें, 2 इंद्रिय किसमें, 1 पर्याप्ति किसमें, 2 पर्याप्ति किसमें, ये सब हमको क्लियर करना होता है। मैं सोचू उसका बेस सभी से क्लियर हो जाए तो आपको फर्स्ट की पढ़ाई बहुत ज्यादा इजी हो जाए।
है ना। तो मैं आप जैसे बोल रहे हाँ असन्नी मनुष्य, तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात नहीं हो रही है क्या इधर? नहीं, मैंने तो असन्नी मनुष्य समोचन जीव जो होते हैं उनकी। देखो एक मिनट, असन्नी मनुष्य अलग है, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अलग है, समुच्छिम जीव अलग है, और असन्नी मनुष्य अलग चीज है, ठीक है। अब मैं इन सबको वापस में क्लियर करती हूँ। मनुष्य का मैंने बताया कि 5 इंद्रियां होगी, लेकिन जो सन्नी मनुष्य है अगर वो पर्याप्त होता है तो उसमें 6 पर्याप्ति पूरी होगी। अगर वो पर्याप्त नहीं होता है, अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है, सन्नी मनुष्य भी 3.5 पर्याप्ति करके मर सकता है। सेकेंडली हाँ भाभी जी बोलिए, रश्मि भाभी जी। उमा, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। मेरा सुनाई दे रही आवाज? हाँ सुन रही हूँ। अगर संगी मनुष्य है, अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, तो जरूरी नहीं ना कि 3.5 में ही मरेगा, वो तो 4.5 में भी मर सकता है ना। हाँ, अगर 6 पर्याप्ति पूरी नहीं होती उसके पहले अगर वो मरता है तो राइट। अगर 6 पर्याप्ति तो असंगी मनुष्य देखो ना, हम इतने गहराई में इनको नहीं ले जा सकते। ये हम जानते हैं कि एक पर्याप्ति एक इसमें बात पूरी होती है, पर जो बुक वाइज इनका दिया है ना उसमें यही दिया है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो इतनी गहराई में लेके जाएंगे तो अभी ने तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों को एक ही कर दिया था, इसलिए मैंने बोला कि अगर वो अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य। अच्छा, अगर हम सिर्फ मनुष्य लेते हैं वर्ड, हाँ, कि मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, तब हम वो नहीं कह सकते 3.5। असंगी मनुष्य है जो है वो 3.5 में मरता है, ऐसे। हाँ, असंगी सेंटेंस में मर ही रहा है। हाँ, असंगी मनुष्य 3.5 में मर ही रहा है, पर संगी मनुष्य जो अपर्याप्त अवस्था में हो रहा है, इसका मतलब उसने 6 पर्याप्ति पूरी नहीं की, इसके पहले ही वो मर गया है। असन्नी मनुष्य अगर वो सन्नी मनुष्य अगर वो अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, मतलब उसने 6 पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही वो मर गया है। जैसे कि बेंद्रीय जीव जो होता है ना, उसमें कितनी पर्याप्ति होती है? 5 है ना। बेंद्रीय जीव हो, चतुरेंद्रीय जीव हो, या असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव हो, ये सभी जो मैंने बताया, कितने पर्याप्ति होगी नम्रता भाभी जी इनमें? 5। हाँ, अभी आपने 4 कहा था, इसलिए मेरे को वापस आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ा। हाँ, 5 पर्याप्ति होगी, ठीक है ना। तो अगर ये जो 5 पर्याप्ति कर लेते हैं तब तो वो पर्याप्त है, अगर ये 5 पर्याप्ति पूरी करने से पहले मर जाते हैं वो अपर्याप्त हो गए, ठीक है ना। तो जो पर्याप्ति शब्द का मतलब तो होता है। अभी रौनक आप पूछ रहे थे कि मनुष्य और तिर्यंच में क्या अंतर है। असन्नी मनुष्य केवल अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है, उसका आयुष्य अंतर्मुहूर्त का भी होता है, अंतर्मुहूर्त का ही होता है, ठीक है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय करोड़ पूर्व तक के आयुष्य का हो सकता है। असन्नी है, उसका मन नहीं है, फिर भी उसका आयुष्य करोड़ पूर्व का हो सकता है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय करोड़ पूर्व तक के आयुष्य का हो सकता है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मर के पहली नरक तक भी जा सकता है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मर के भवनपति व्यांतर देवों तक भी जा सकता है, उसका आयुष्य इतना लंबा होता है। लेकिन मनुष्य का आयुष्य इतना लंबा नहीं होता, उसका आयुष्य बहुत छोटा सा होता है ना। इसलिए हम इस दोनों को अलग अलग पकड़ के चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने 25 बोल भी पढ़े हैं, और 25 बोल में एक आता है बोल प्राण। कौन सा बोल है प्राण? विच वन? विच वन बोलूंगा, सब बोलना चालू करते हैं, ठीक है। टीचर्स, छठी बोले प्राण 10 है ना। याद है कि आप प्राण 10 के नाम बता दें नम्रता भाभी जी सबको एक बार। चतुरेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शेन्द्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, कायबल प्राण, सशस्त्र प्राण, आयुष्य प्राण। बिल्कुल, 5 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। मन वचन काया के 2 प्राण होते हैं, 3 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय के 5 प्राण, मन वचन काया के 3 प्राण, राइट। श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण सभी में होता है,
अगर हमको अब निकालने का बोलेंगे, क्योंकि अभी हम पर्याप्ति पढ़ चुके, हम इंद्रिय पढ़ चुके, हम शरीर पढ़ चुके, हम प्राण भी आज पढ़ लेंगे। तो अब हमको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखना है, उस क्वेश्चन के आंसर अगली क्लास में सबको लिख के लेके आना है। और हमको उसमें निकालना क्या है, उनकी गति क्या है, उनकी जाति कितनी है, उनमें इंद्रिय कितनी पाई जाती है, उनमें पर्याप्ति कितनी है, उनमें प्राण कितने, उनमें शरीर कितने हैं। जब तक हम योग उपयोग तक नहीं पहुंच पाते, जबकि वो हार्ड बोल है, उसके पहले हम इतने पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो अब हम प्राण पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्राण क्या होता है? जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। 10 प्राण याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 इंद्रिय के 5 प्राण कर लो, ठीक है ना। फिर मनोबल, वचन बल, काय बल कर लो, 3 मन वचन काया के 3 प्राण, और 2 प्राण जो सभी जीवों में पाए जाते हैं वो है श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण, राइट। हम जब ये प्राणों पे से 3 ब्लॉक बनाएंगे ना, 5 इंद्रिय, 3 और ये 2, ऐसे जब हम तीनों पता नहीं मैं बता पा रही हूँ कि नहीं, ये जब हम 3 कॉलम करेंगे ना, किसी भी जीव के प्राण निकालने के लिए हमको सबसे इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पूछा, चलो पहले हम प्राण समझ लेते हैं। प्राण क्या होता है? जो प्राण होता है जीवनी शक्ति होती है ना। जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। यदि किसी कोई जीव जीवित है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये जीवित है, उसमें प्राण है। तो अगर कोई प्राण निकल गया तो हम क्या बोलते हैं कि ये मर गया, क्योंकि प्राण ही नहीं है उसके पास में। तो प्राण और पर्याप्ति ये दोनों मिलके काम करता है। कभी भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारी प्राण आत्मिक शक्ति के साथ जब पौद्रिक शक्ति मिलकर काम करती है, तभी हम कोई क्रिया करते हैं। भले वो बोलने की क्रिया हो, भले उंगली को हिलाने की क्रिया हो, भले कोई भी काम करने की क्रिया हो, हम इन दोनों के साथ ही काम कर सकते हैं, उनके अलावा हम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब पर्याप्ति और प्राण का बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है, अब पर्याप्ति और प्राण का क्या संबंध है? तो पर्याप्ति कितनी होती है? 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। आहार पर्याप्ति का संबंध किसके साथ होता है? मैंने कल बताया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो। आहार पर्याप्ति का संबंध होता है आयुष्य प्राण के साथ, ठीक है। उसका वो आहार खत्म हुआ है, बस जो प्रथम समय में आहार लेता है, जीव जब उत्पत्ति स्थान में आता है, प्रथम समय में जो आहार लेता है, जिसको ओज आहार कहते हैं, जब तक वो जीव में रहता है तभी तक वो जीव जीवित रहता है। उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर किसी को ऐसा लगे कि क्लास बहुत हार्ड हो रही है ना, तो एक काम करना कि वापस 2-3 बार इसको सुन लेना। वैसे टाइम कंप्लीट हो गया है, अब बोलो आगे लेना है कि इसको यही सब कंप्लीट करना है? टेबल कैसे बनानी है बताओ। टेबल ऐसा है कि पहले हमें 5 इंद्रिय वाले 5 इंद्रिय लिखना है, हमको 5 इंद्रिय वाले लिखना है। फिर 3 मनोबल, वचन बल, काय बल लिखना है। नीचे श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर आपसे पूछा कि पत्ता गोभी के कितने प्राण होते हैं, है ना, पत्ता गोभी में प्राण क्या कहोगे? श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण सभी में पाए जाते, तो आप इन 2 को कलेक्ट कर लोगे। फिर जो पत्ता गोभी होती है ना, उसमें केवल काय बल होता है, ना तो वचन होता है ना तो मन होता है, तो हम यहाँ से केवल काय बल को पिक कर लेंगे, ठीक है। अब इंद्रिय प्राण में पत्ता गोभी में कितनी इंद्रिय होती है, उतने उस चीजों को पिक करना है। तो केवल स्पर्शेंद्रिय, तो यहाँ से हम स्पर्शेंद्रिय को उठा लेंगे। मतलब अगर वनस्पति पत्ता गोभी है तो उसमें 4 पर्याप्ति और 4 प्राण पाए जाते हैं, दैट्स इट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे मैं क्वेश्चन लगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि अगर मैंने पत्ता गोभी दिया तो आपको निकालना है कि उसकी गति कौन सी है। तो उसकी गति तिर्यंच गति है। उसकी जाति कौन सी है? उसकी जाति एकेंद्रिय है। उसकी काया कौन सी है? वनस्पति काय है, ठीक है ना। 6 काया है, उसमें पत्ता गोभी की जो काया है वो वनस्पति काय है, ठीक है। चौथा बोले इंद्रिय 5, इंद्रिय कौन सी है? उसमें केवल एक स्पर्श में इंद्रिय पाई जाती है, ठीक है। फिर 5वां बोले पर्याप्ति 6। अब पर्याप्ति में से पत्ता गोभी में कितनी पर्याप्ति पाई जाती है? तो अगर वो पर्याप्त है तो उसमें केवल 4 पर्याप्ति पाई जाएगी, ठीक है। अब 5वां बोल पर्याप्ति 6 हो गया। छठा बोल प्राण 10 है। छठा बोल प्राण 10, तो अभी हमने प्राण निकाले कि 4 प्राण पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर हमारा हो चुका है कि वनस्पति काय में 3 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, तेजस, कार्य। जब तक हम योग उपयोग पढ़े उससे पहले हम इस सबको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोल देती, वैसे तो जो भी रिकॉर्डिंग अगर सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा। एक तो अपने घर में ना अनार रहता है, अनार को निकाल लेते हैं। हमारे बगीचे में फ्लावर्स बहुत सारे उगते हैं, तो हम गुलाब के फूल की चीज को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमारे घर में कई है ना, वो भी हो जाती है चींटियां बहुत सारी हो जाती है, तो चींटियों का निकाल लेते हैं। फिर हमारे को कभी कभी भौरा भी दिखाई देता है, तो भौरे को ले लेते हैं। फिर उसके बाद में देवता में कितने होंगे?
मनुष्य में हम में कितने होंगे, बस इतने से क्वेश्चन है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हुए, बस 6 क्वेश्चन हुए। ये चीजें इन सब में 6 बोल तक की सब चीजें निकाल दी है ना। इसमें है ना गति, जाति, काल, इंद्रियां, पर्याप्ति, प्राण सारे निकालने, और सात तक, प्राण तक नहीं, शरीर तक, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है। फिर उसके बाद में कल वापस नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, मैं सोची सोमवार मंगलवार बुधवार ले लूं क्या इस बार, क्योंकि फिर मेरे को जाना रहेगा ना, तो वो मतलब मैं अगर मुंबई पहुंच गई ना 8-9 तारीख को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी 9 तारीख को, इसलिए तो तारीख आएगी 5 6 7। अगर 7 तारीख को मैं नहीं, 5 तारीख को आप 6 और 7 6 और 7 6 7 8 को ले लेते, ठीक है। 6 7 8 को रख लेते। अगर किसी को अड़चन नहीं हो तो, अगर किसी को अड़चन तो ग्रुप में डाल देते। मैं ये कंफर्म कर रही हूँ कि सोमवार मंगलवार बुधवार जो है उस समय क्लास ले लें क्या, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से जाना है ना, तो वो जाने के टाइम पैकिंग वगैरह लगा। 1 महीने में बहुत पसारा फैला लिया मैंने, और दूसरे दिन मुंबई रहूंगी तो फिर काम नहीं होगा, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एंड टाइम पे काम आ जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 7 और 8 में तो भी नहीं चलेगा। 7 और 8 को भी नहीं चलेगा क्या? 8 को 4 बजे तक, ठीक है। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं वैसे देख के अपन सोच लेंगे कि अपने को क्या लेना है। तो अभी आज की क्लास अपन यही पूरी करते हैं। आरा दीदी हाँ, मैं सोमवार अभी और 3, अभी तो इस सप्ताह की क्लास तो हो गई ना, कंटिन्यू हमारी 3 दिन हो गई। नहीं तो अगले सप्ताह नहीं लगती, अभी कंटिन्यू ले लो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सैटरडे अगले हफ्ते देख लेती हूँ। हाँ, मैं एक बार निर्मला जी से ही बात कर लेती हूँ, उसको बोल देती हूँ, वो जैसा फेवरेबल होगा वैसे मैसेज कर देंगे, है ना। हमको चलेगा, कल परसों नरसों चलेगा, कल परसों नरसों चलेगा, हमको भी चलेगा, कल परसों नरसों चलेगा। ओके, टाइम यही चलेगा क्या 3:30 से, कि कोई आगे पीछे कर सकते हैं? यही टाइम चलेगा। ओके, ठीक है, 3 कर दो, चलेगा। ओके, सबको 3 चलेगा। 4 तारीख को प्रोजेक्ट है ना, संडे को क्या चला रहेगी? संडे को तो मैं भी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं सैटरडे से बाहर भटकती रहती हूँ ना, इसलिए बोल रही थी मैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है ना, जैसा भी होगा अपन 3 दिन आगे पीछे मैं मैसेज डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज एक बार मैसेज चेक करते रहना, ठीक है ना। चलिए, आरा दीदी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। यदि मेरे कहने से कोई बात गलत हुई हो, कोई चीज मैंने गलत कही, तो इसलिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ। ओम हरम। किसी ने आंसर गलत दिया हो, किसको आंसर देने के लिए मना किया हो, तो मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं करते हैं, फिर जो ऑन करके बैठे वो क्यों बैठे, अगर हम ऐसे घर में बैठे बैठे आंसर दे रहे तो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, टीचर एक्चुअली जब मैं MMBG में टीचर बनी थी ना, तो मैंने राहुल जी को बोला था कि मैं टीचर हूँ, ऐसा तो मैं बिहेव नहीं करूंगी। तो वो बोले जब तक तुम ऐसा बिहेव नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। यहाँ तो मेरे सब जाने पहचाने, तो मैं इतना बोल नहीं पाती हूँ, वहां पे तो मैं किसी को बीच में पैम्परिंग जिसने भी की ना, उसका अगला आंसर पूछती ही नहीं हूँ, वहां पे अलाउड ही नहीं है क्वेश्चन आंसर देना। चलिए, ओम हरम। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।